Hello students, today we will tell about the next topic of chapter first. Chapter first, chemical reactions and equation. The first topic that we have studied in this chapter in today's class is chemical equation. You study in the mathematics the word equation. When we represent a word problem in the form of variable and coefficient is known as equation. But when we represent a chemical reaction in the form of symbol and formula is called chemical equation. कोई भी chemical reaction है symbol और formula से represent कर रहे हैं तो वहां पर जो उसमें involve हो रहा है compound या element उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे. तो हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbols and formulae of a compound or a element involved in it called chemical equation. तो ये तो पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन है क्या, लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें ये पता चला. सिंबल यूज करेंगे. ये पता चला कि कंपाउंड से रिलेटेड सिंबल यूज करेंगे, लेकिन इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये तो अभी भी क्लियर नहीं है. हमने एक काम किया, एग्जांपल लिया. First example that we take in the chemical equation is when we react hydrogen with the sulfur, we obtain hydrogen सल्फाइड. क्या ऑब्टेन होता है हमें? हाइड्रोजन सल्फाइड. अब ये हमें क्या दिया हुआ है? एक वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे मैथ्स में आप क्या करते हो? क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर क्या है? वर्ड फॉर्म में आपको दे दिया. अब आपका पहला काम क्या है? इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लेना है. क्या रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन किसके साथ कर रहा है? सल्फर के साथ. क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन सल्फर. ये हमने क्या करा? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में जो है एक केमिकल इक्वेशन को क्या किया? रिप्रेजेंट की. अब हम क्या करेंगे? इसमें सिंबल और फॉर्मूले देंगे. सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, symbol of sulfur S, and symbol of hydrogen sulfide equals to H2S.
इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, दैट इज H2, because hydrogen is also present in the form of molecular form, not a atomic form. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमें इनके साथ क्या लेना पड़ता है, 2 या 3, इन फॉर्म में, जिस फॉर्म में ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। H2 है, H2, H2, we obtain H2S। हाउ, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, 9th क्लास में केमिस्ट्री में कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, सिंबल हाइड्रोजन है, सल्फर है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1 but the valency of sulfur is -2. We form a compound H2S and that we call hydrogen sulfide. So by using this method we write a chemical equation. इस तरीके से हम मेथड को यूज करके स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो अलग चीज है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, बैलेंस नहीं है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। ये है आपका केमिकल इक्वेशन। The next topic that we have studied, types of chemical equation. अभी बात किसकी करी थी, केमिकल इक्वेशन की। अब बात किसकी करेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप हैं। एक्चुअल में जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 टाइप की होती है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स कितने टाइप के थे, 2, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ऐसे ही केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये बात देखनी है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस इन हिंदी, संतुलित। हम क्या कहते हैं, संतुलित बोलते हैं बैलेंस के लिए, और अनबैलेंस के लिए क्या कहते हैं, असंतुलित। तो संतुलित एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित का मतलब क्या है, जहां पर दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, बैलेंसिंग हो। इसका मतलब है दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकंड इज unbalanced chemical equation. First, balanced chemical equation. The chemical equation or the reaction in which number of atoms are equal on both reactants and
products are called balanced chemical equation। तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। वो इक्वेशन या रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, बराबर है, क्या कहलाएंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया, when zinc is react with dilute sulfuric acid, we get zinc sulfate and the evolution of हाइड्रोजन गैस। इसको रिप्रेजेंट किया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या देगा? जिंक सल्फेट। रिएक्शन को हमने वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। Zn sulfuric H2SO4 and we obtain ZnSO4 plus H2। अब एक्चुअल में यहाँ पर मुझे केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं देना था, मुझे ये समझाना है कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो कैसे देखूं कि बैलेंस है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग एटम के लिए। अब यहाँ पर एटम कौन कौन से हैं? जिंक, तो हमने यहाँ लिया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक Zn। सेकेंड हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने देखा जिंक यहां भी एक है, यहां भी कितना है? जिंक एक है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जिंक के क्या है? इक्वल है, तो हम यहां पे भी 1 लिखेंगे और यहां पे भी 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन यहां 2 है और यहां भी कितने हैं? 2 है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट हमने सल्फर देखा, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो नंबर ऑफ एटम सल्फर में क्या है? 1। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। हमने देखा जितने भी एटम प्रेजेंट थे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ एटम क्या दे रहे थे? सेम दे रहे हैं। इसलिए दिस इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होता, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम 4 होते, वो वेरी करते, तो हम उसे क्या कहते? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। सेकंड टाइप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
the chemical reaction or equation that has different या फिर अनइक्वल लिख दो ब्रैकेट में, डिफरेंट और अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन reactants and products. नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में क्या है, अनइक्वल. वी कॉल्ड इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या करेंगे हम इसे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें हमने कोई जनरल एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेते हैं हमने, एग्जांपल लिया हमने व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट टू द ऑक्सीजन वी गेट वाटर मॉलिक्यूल. जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से, हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहा है. अब हमने इसको रिप्रेजेंटेशन किया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड दैट गिव्स वाटर. हाइड्रोजन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, बट we discussed hydrogen is always present in the molecular form, not in the atomic form. That's we always write 2. Okay, oxygen O2 and it gives H2. We have to calculate the number of atoms in reactant and product. हमने देखा यहाँ पर, तो इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट. ओके, यहां पर लिया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर दो ही एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. वहां पर जो है आपका जो है या तो यहां पर दो ही एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हमें दो के ही एटम देखने हैं. हमने यहां पर लिया तो हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है उसके नंबर कितने हैं, यहां पर 2 रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन का नंबर 2. The number of hydrogen is same on both sides, always in reactant, not always, sorry, in this equation, in reactant and product, the number of atom of hydrogen is same. Okay, अब हमें ऑक्सीजन का देखना है. यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, 1. बट in the calculation of number of atoms of oxygen is varied in this reaction. The number of atoms of oxygen in reactant is 2, but the number of atoms of oxygen in product is 1, and it is a difference. That's why we called
दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अब हमने केमिकल इक्वेशन का पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन दो टाइप की थी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब भाई जो बैलेंस्ड है वो तो अपना क्या करेगी? ओबे करेगी दो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपने केमिस्ट्री में दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं करती। लेकिन हम क्या करेंगे? हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को चेंज करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। और जो प्रोसेस है जिसमें हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को चेंज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमें पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए balancing of chemical equation. The process of making equal number of atoms in reactants and products and change a unbalanced chemical equation into balanced chemical equation. Is known as balancing of केमिकल इक्वेशन। तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये पता चल गया कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है क्या? अनबैलेंस को बैलेंस में चेंज करना। लेकिन अनबैलेंस को बैलेंस में चेंज कैसे करेंगे? इट्स अ बिग इशू। तो कुछ स्टेप्स हैं, देयर आर सम स्टेप्स दैट हेल्प्स to make a unbalanced equation into a balanced chemical equation. तो हम स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है? तो चलिए स्टेप्स of making balanced chemical equation. First step is there are 4 steps. एक्चुअल में क्या करना है बैलेंसिंग में? सबसे पहली बात है जो मैं आपको चैप्टर में स्टार्टिंग से बता रही हूँ, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसे आपको क्या करना है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। वर्ड इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिंबल और फॉर्मूले देने हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है,
नंबर ऑफ एटम्स को लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इक्वल बनाना है। नंबर ऑफ एटम्स को लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इक्वल करना है। और लास्ट स्टेप क्या है, वहां पर जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है या जो रिएक्शन है उसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। ये हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। हाउ कैन वी मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, राइट डाउन द केमिकल reaction in the word equation, keeping reactants and products separately। ऐसा नहीं मिक्सअप करके लिख दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रिएक्टेंट्स अलग था, प्रोडक्ट अलग था, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी उसी तरीके से क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेटली क्या करना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड में राइट या बोल सकते हैं राइट डाउन symbols and formulae of different atoms। हमें क्या करना है, सिंबल्स और जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट एटम्स में जो है वो क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन बनी थी उसी के अकॉर्डिंग जो आ रहा है उसी फॉर्म में दो। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप थर्ड क्या होगा, मल्टीप्लाई द एटम बाय least number and in reactants and product in order to make the equation balanced। जो इक्वेशन है उसे बैलेंस बनाने के लिए हम जो एटम है उसे लीस्ट नंबर से, लार्ज से नहीं करना, लीस्ट नंबर ढूंढना है। 1 और 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर 4 से या 8 से नहीं करना, इक्वेशन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ में क्या होगा, टू इंडिकेट और make the equation more informative। हमें इक्वेशन को क्या करना है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव फॉर्म करना है, उसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ओके फाइन। तो how to make
a chemical reaction or equation. More informative. अब यहां पर हम देखेंगे कैसे एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है बाय इंडिकेटिंग the state of elements, जो भी स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करना। कैसे? वी राइट सिंबल एस फॉर सॉलिड स्टेट, symbol symbol AQ for aqueous state, symbol G for gaseous state। हम क्या करेंगे, अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट है एस सिंबल दे सकते हैं। अगर हमारा वाटर मीडियम में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है तो हम उसके लिए जो है AQ सिंबल दे सकते हैं। अगर गैसेस स्टेट में किया गया है तो उसके लिए सिंबल क्या दे सकते हैं, G दे सकते हैं। या फिर सिंबल L स्मॉल l नॉट अ कैपिटल L फॉर लिक्विड स्टेट। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या लिक्विड स्टेट है तो L, लेकिन जब वाटर मीडियम में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्वस AQ। ओके, तो फर्स्ट है हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करके केमिकल रिएक्शन है उसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकंड है by indicating the condition under which reaction takes place। वो कंडीशन बता के जिसमें रिएक्शन क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है। जैसे ये भी कुछ है, देखते हैं। हमने एक काम किया, वी प्लेस इफ हीट इज रिक्वायर्ड, वी प्लेस डेल्टा। अगर हीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल्टा प्लेस करेंगे। For pressure ATM, atmosphere, for pressure we place ATM। किसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। एंड ऑल्सो प्लेस a catalyst in the chemical formula above the arrow of a chemical equation। कोई भी केमिकल इक्वेशन है या रिएक्शन है उसमें जो एरो है उसके ऊपर हम ये साइन क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें जो है आपका
डेल्टा यूज करेंगे, अगर प्रेशर चाहिए तो एटीएम। कैटलिस्ट के लिए हम उसके केमिकल फॉर्म में एरो के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, हमें इसको प्रिपेयर करने के लिए 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दो कैटलिस्ट चाहिए, और इनसे प्रिपेयर होकर जो है क्या आएगा, CH3OH। दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये किस फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन है किस फॉर्म में होगा, गैसियस में। और जो हमारे पास मीथेनॉल बन के आया, मीथेनॉल हमेशा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। थर्ड स्टेप जो हमें फॉलो करना है इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, वो है to indicate the heat changes takes place। एक्चुअल में क्या है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। कितनी प्रोसेस है, दो। जो हीट चेंज हो रही है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। जैसा कि नाम से भी लग रहा है, एक्सो एंडो। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved called exothermic reaction। ओके, हमने एक काम किया, इसके लिए एग्जांपल लिया, कार्बन है, O2 है, CO2 प्लस हीट। तो जो एक्सोथर्मिक है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय प्लस हीट प्लस एनर्जी प्लस हीट एनर्जी एक्सेट्रा। इस फॉर्म में हम एनर्जीज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारे पास एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। वो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब की जाए
उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया N2 प्लस O2 प्लस हीट, इट गिव्स NO। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हीट इवॉल्व कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2 है नाइट्रोजन के, यहाँ भी 2 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे और इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन monoxide, okay, and this is also known as laughing gas। इसको जो है आप आर्टिफिशियली किसी को हंसाने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, with this I am finishing this class, and in the next class we will proceed further।